अरे भाई, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले बनो इंसान, जिससे सबका हो सम्मान और हमारे देश की रहे शान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हिंदू मुसलमान के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और मंच यानी संस्था वाले, इन्होंने एक मंच पे आना चाहिए। यदि एक मुसलमान गलती करता है तो पूरी कौम बदनाम हो, वो नहीं होना चाहिए। और जो गलत करता है उसका विरोध मुसलमान समाज में आगे आके करना चाहिए। एक उसी प्रकार हिंदू समाज में हम देखते हैं अनेक लोग मुसलमान भाइयों का विरोध करते हैं, तो हिंदू भाइयों ने आगे आके ऐसे हिंदुओं का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जातिवाद जो भी पार्टी बात करे उसको वोट नहीं देना चाहिए, हर आदमी ने कसम खाना है। यानी हेल्थ पॉलिसी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और मुझे लगा ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे लिए। अच्छा, दो चीज़ों की वजह से है, मैं एक तो डॉक्टर भी हूँ और सांसद भी था, तो दोनों तरफ से, दोनों एंगल से इसकी सोच हो सकती है। A very good evening, salam, namaste to all the people present here and all the esteemed guests and dignitaries present on the dais. I welcome you all to this beautiful evening where we have come together to share a common purpose, and the purpose is development of our society. Hello everyone, I'm Shaista Yasmin Khan, Director of AZEL Foundation and wife of Mr. Yusufun Nabi Khan. Today I'm standing here to introduce to you Mr. Yusufun Nabi Khan. उप राजधानी नागपुर के शंकर नगर स्थित साई सभागृह में एजेल फाउंडेशन के संस्थापक यूसुफ नबी खान की ओर से समृद्ध भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से एक भव्य सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य विषयों पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, राधाकृष्ण हॉस्पिटल के अध्यक्ष गोविंद पोद्दार, योग गुरु डॉक्टर अनिल वाघ, आचार्य संजय कटकमवार एवं एफाज अली प्रमुख रूप से उपस्थित थे। एजेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत रत्न एवं दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मिशन प्रोग्रेस फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंटरेक्शन फॉर इंस्पायरेशन के विचारों एवं उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एजेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात स्वप्नपूर्ति कला केंद्र की टीम ने सांस्कृतिक नृत्य पेश कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। साथ ही भारत माता की भूमिका में रीता बलापुरे ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर एजेल फाउंडेशन की अध्यक्षा शाइस्ता खान ने अपनी प्रस्तावना रखी एवं एजेल फाउंडेशन के संस्थापक यूसुफ खान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बात भी रखी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का सत्कार व सम्मान भी किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथियों ने अपने अपने विषय से संबंधित श्रोताओं के समक्ष अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार शमीम एजाज ने किया। कार्यक्रम में शामिल प्रताप काशीकर, अतीश अग्रवाल, एजाज उन नबी खान, अक्सा खान, ज्योति मुदलियार एवं विपुल विजय सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं विदर्भ एक्टिविस्ट प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। और रोजगार अपने कामों में विमेन एम्पावरमेंट के तहत इन्होंने नागपुर से मुंबई तक स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स रन किए हैं, और एक नहीं कई सारे सेंटर्स रन किए हैं हमने, जहां हजारों महिलाओं को टेलरिंग के कोर्सेज, मेकअप आर्टिस्ट के कोर्सेज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं
उसके कोर्सेज सिखाए गए हैं, वो भी निःशुल्क, बिना किसी फीस के। और ये सारे कोर्सेज ऐसे जगह चलाए गए हैं जहां बहुत ज़्यादा गरीबी है और शिक्षा का अभाव था। इन कोर्सेज से 5,000 से ज़्यादा महिलाओं ने फ़ायदा उठाया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एजल फाउंडेशन के लिए, और वो रोजगार से भी लग गई हैं। आई एम वेरी प्राउड कि इस तरह हम लोगों के कितने काम आ सकते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ स्वास्थ्य नीति या हेल्थ पॉलिसी, तो ये विषय आज आपको लगेगा कि आज का जो विषय है विकसित भारत उससे थोड़ा परे है। नहीं, यह विकास की नीति रहती है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक क्या है। स्वास्थ्य नीति या स्वास्थ्य के बारे में ये सब्जेक्ट ऐसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्करेंट लिस्ट होता है, दोनों के लिस्ट में आया हुआ सच है। सेंट्रल गवर्नमेंट नीतियां बनाती है, निधि दे सकती है, और एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन का भी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन, उसके लिए लगने वाला निधि जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन पार्ट का। तो ये समझना चाहिए कि हम किससे क्या अपेक्षा रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट से आप यदि बात करते हैं तो वो हमेशा बोलेंगे हेल्थ पे इतना खर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे इतना खर्चा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसमें द मोटिवेटर्स है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, यूनाइटेड हेल्थ फाउंडेशन है, उसके बाद में समृद्ध भारत, समृद्ध विदर्भ और एजल फाउंडेशन। हम लोगों के सबने मिलके इस आज के कार्यक्रम को जो किया है, और आप लोगों ने जो उपस्थिति दर्ज की है उसके अंदर में खास तौर पे हमारे आज के कार्यक्रम के डॉक्टर विकास महात्मे सर हैं, पोदार सर हैं, डॉक्टर अनिल वाघ हैं, कटकमवार सर हैं, और जितने भी महामानव यहाँ है, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे सभी विद्यार्थीगण, प्रोफेशनल, सभी को मैं दिल से सलाम, नमस्ते और जय भीम। आज का कार्यक्रम सिर्फ करना एक उद्देश्य नहीं है, ये एक विजन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। कलाम साहब का जो भारत रत्न और उसके बाद में मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका नाम सुनते ही आज हमारे मन में और दिल में ऊर्जा हो जाती है। उनका विजन, उनकी जो शिक्षा और उनकी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अभी मुझे हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड भी मिला है, और अभी 15 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्र गौरव पुरस्कार के भी मुझे भी मिला है हाल ही में। तो ये एक गर्व का पल है, और मुझे लगता है कि अवार्ड से बढ़कर, जैसे मेरी बहन ने बताया, मैं अवार्ड को इतना महत्व नहीं देता हूँ। मेरा अवार्ड वही है जो मैं राष्ट्र की सेवा करता हूँ, लोगों की लाइफ चेंज करने का काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना हम लोग सिखा रहे हैं। ऐसा बड़ी बड़ी बातें करने से जो है वो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए समृद्ध भारत बनाना, समृद्ध राष्ट्र बनाना, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना, इसके लिए हमको जमीन पर उतर के काम करना ही पड़ता है। और ये काम करने के लिए हमको अपने आप को जो है खपाना पड़ता है। इसके लिए बहुत एक अच्छा शेर अभी मेरे जहन में आ रहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि घर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। एक बीज भी जो है जब तक कि अपने अस्तित्व को नहीं मिटाता है, जमीन में नहीं जाता है, एक कोपल नहीं फूटती है, एक पौधा नहीं बनता है, एक वृक्ष नहीं बनता है।
उसी प्रकार हमको आपको जो है समाज के उद्धार के लिए, एक सक्षम भारत बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको आपको मिलके प्रयास करना पड़ेगा। एक इंसान जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसे हम कहते हैं, या और भी जितने भी लोग गुजरे हैं, उन्होंने आज समाज के निर्माण के लिए जो है अपना सब कुछ लगा दिया है। हम आज हमारा अपना क्या लग रहा है? हम अगर अपने आप को देखें, हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस पे ब्लेम करते हैं, हम गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं, हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं। अगर हमको अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, पहले तो हमको ये देखना है। इंडिविजुअल लेवल पे हमारा क्या राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन है, हमको अपने आप से ये पहले प्रश्न करना है कि हमारा अपना क्या लगा हुआ है इस राष्ट्र के अंदर में। मेरा ये मानना है कि हम लोगों की तरफ न देखें, हम अपनी स्वयं अपने आप से शुरुआत करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान अपने आप में एक एनजीओ है। उसको किसी एनजीओ में आने की, कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि सोशल वर्कर ही हो। हम हर लम्हा अपने आप को जो है वो सोशल वर्कर लोग समाज के हित के अंदर में काम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत है हमारी अपनी इच्छा शक्ति की। आज ईश्वर की कृपा से मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर में स्लम एरियाज में जा जाके 250 से ज्यादा प्रोडक्ट ईश्वर ने बनाना सिखाए हैं। वो मैं निःशुल्क निस्वार्थ भावना से सिखा रहा हूँ। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो है अभी तक के 5,500 से ज्यादा महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये चीज जो है हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े बड़े बातों से जो है राष्ट्र निर्माण नहीं होता। इसके लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। और इसी के एक दीपक जलाने के लिए, इसी को लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए आज हमने यहाँ पे कलाम साहब के उसमें याद में और सब एनजीओज ने मिलकर आज यहाँ पे हमने कार्यक्रम रखा है कि हमको सबको मिलके समाज कल्याण के लिए आगे आना पड़ेगा। और जिसके अंदर में जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट आगे समाज में सिखाने के लिए यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको एक ही जैसा टैलेंट आता हो। जिसको जो आता है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करे और समाज को एक सक्षम बनाते हुए आगे बढ़े। अभी साथ ही साथ हमारा जो एक मोटो है लाइफ का, वो है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 चरणों के अंदर में हमने अपने जीवन को जो है समर्पित किया है। उसमें शिक्षा के साथ पहले जो है सबसे पहले हेल्थ है। हमारी हेल्थ अच्छी होना चाहिए, उसके बाद में हम सब काम कर पाएंगे। तो नागपुर शहर के अंदर में आज कम से कम 16-17 हॉस्पिटल के साथ में आज हमने टाई अप करके गवर्नमेंट की योजनाओं के अंदर में पिछले 15-16 सालों से हजारों लोगों का फ्री ऑपरेशन करवाया है, जिसके अंदर में हार्ट के ऑपरेशंस है, कैंसर के ऑपरेशंस है, किडनी स्टोन्स है और मोतियाबिंद के ऑपरेशंस है और बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन। डेली मुझे कॉल आते रहते हैं। मेरा तो 24 घंटे मेरा फोन चालू रहता है। कल रात में 2:30 बजे रात को एक पेशेंट का कॉल आया, एम्स हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट करना था उनको। मैंने रात को ही 2:30 बजे रात को जो है उनको कॉल किया एम्स हॉस्पिटल में और पेशेंट को एडमिट कराया। 24 घंटे इंसान को एक्टिव रहना जो है ये जरूरी है। एक्टिव सोशल वर्क का कोई टाइम नहीं होता। हमारा अपना पूरा जीवन ही सोशल वर्क है। ये उस प्रकार हो रहा है जैसे एक नदी होती है। नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वो लोगों को फायदा पहुंचाती जाती है। हमारा अपना अस्तित्व जीवन भी एक नदी के समान होना चाहिए। इंसान जहाँ से गुजरे वहां से फायदा पहुंचाने की कोशिश करे। मेरा ऐसा रहता है कि रास्ते में कहीं जाता रहता हूँ, कोई अगर गाड़ी पैदल भी अगर चला रहा है तो मैं उसको अपनी गाड़ी से 2 व्हीलर से उसको टो करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचाता रहता हूँ। तो एक एडिक्शन हो जाता है सोशल वर्क का। एक समय ऐसा आता है जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान को समझ में नहीं आता। जैसे भूख लगती है तो खाने की जरूरत है ना, वैसे ही एक सोशल वर्कर को जो है जब तक के समाज सेवा, जब तक कोई अच्छा कार्य नहीं करे उसको बेचैनी होती रहती है। उसके साथ साथ में एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में, जैसे हम कोरोना के टाइम से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के अंदर में बहुत टैलेंट है, लेकिन हम लोग हमेशा महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पुरुष समाज जो है हमेशा महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करता है। और मेरा लॉकडाउन के टाइम से काफ़ी लोगों लेडीज़ का मुझे कॉल आता था उस टाइम पे कि सर हम घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम बताओ सर कि हम घर पे बैठे बैठे कुछ कर सकें। फिर मैंने लोगों के घर जा जाके कुछ ग्रुप बना के उनको फिनाइल बनाना, हैंड वॉश बनाना, सैनिटाइजर बनाना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाना, ये रोज वाटर बनाना, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट सिखाया ताकि लोग जो है अपने घर पे बैठ के महिलाएं अपना काम कर सके। अब इसमें साथ साथ में जो है मैं युवा वर्ग को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कॉलेजेस में जाके लेक्चर देता हूँ और स्टूडेंट को एक पहला क्वेश्चन यही करता हूँ, व्हाट यू वांट टू बिकम, अ जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर।
आप क्या बनना चाहते हो? एक जॉब ढूंढने वाले एक नौकर बनना चाहते हो कि एक मालिक बनना चाहते हो? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक स्टेटमेंट मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था कि वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली का कनेक्शन आज जो है वो जॉब के साथ जुड़ गया है। हर व्यक्ति जो है वो एजुकेटेड होने के बाद में जॉब करना चाहता है। तो जब तक कि शिक्षा का ताल्लुक एजुकेशन जॉब के साथ रहेगा, जब तक हमारे समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। हमको अपना जीवन बदलना है तो आपको व्यवसाय की तरफ आना पड़ेगा, बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा। उसी उद्देश्य के लिए मैं युवाओं को कॉलेज में भी जा जाके सिखाता रहता हूँ कि आप बिजनेस करो। बिजनेस भी इतने इजी है जैसे फिनाइल बनाना है। फिनाइल मात्र 7 से 8 रुपए लीटर में बन जाता है। हैंड वॉश 9 रुपए में बन जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बन जाते हैं। तो हम ये बनाना सिखाते हैं कि आप कम लागत के अंदर में हर्बल प्रोडक्ट बनाइए और अपना ब्रांड बना के जो है आप उसको सेल करिए। और कॉलेजेस में मैं युवाओं को जो है यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नौकरी के लिए मारे मत फिरो, दर मत भटको, आप लोग बिजनेस करो। बिजनेस के अंदर में प्रोडक्ट बनाना सीखो। अभी मैं हाल ही में पुणे में मुंबई के अंदर में मेरे वर्कशॉप चल रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास में आए थे। वो लोग अपनी टेस्टिमोनी बता रहे थे, रो रहे थे वो बेचारे। सर बोले हम इंजीनियर है, नागपुर के हैं, अमरावती के हैं, कुछ लोगों ने बताया हम लोग MBA हैं, बीटेक किया हुआ है, यहाँ पे सब जॉब नहीं मिल रही हमको यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पे सो रहे हैं, कभी बस स्टॉप पे सो रहे हैं, और ना खाने का नहीं है, 4-4 दिन हम खाना नहीं खाते हैं और परिवार से दूर आए हुए हैं। हमको यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, सर हमें क्या करना चाहिए? और मैं बड़ा अफसोस कर रहा है, इतने पढ़े लिखे लोग जो है वो इतने दर भटक रहे हैं। अब अगर किसी को वहाँ पे जॉब भी मिल रही, क्या मिलेगी जॉब? 10, 12, 15 हज़ार रुपये। वो बेचारा वहाँ पे अपना रहेगा, खाना खाएगा, ऑफिस जाएगा, अपने खर्चे पूरे करके अपने घर परिवार को पैसे भेजेगा। तो मैंने वहाँ पे ये सोच के पूना मुंबई की तरफ में भी अपने कैंप लगाना शुरू किया। स्पेशली मैं वहाँ पे अपने नागपुर के आए हुए अपने जितने विद्यार्थी और जो एजुकेटेड जितने भी लोग हैं, लेडीज जेंट्स, मैं उनको वहाँ पे सिखाने का काम चालू करा। और मुझे खुशी है कि वहाँ पे आए हुए बहुत सारे जो लोग स्टूडेंट्स थे जो ज़्यादातर जॉब के लिए भटक रहे थे, जब मैंने उनको सिखाने का काम शुरू किया, प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। आज वो लोग जो है अपना अपना ब्रांड बना के जो है मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं और उनके अंडर में कई लोग जॉब कर रहे हैं और वो लोग अपने नागपुर के आए हुए लोगों को भी जॉब दे रहे हैं। मैंने उनको एक बार ये बताया कि आप लोग भी जो है ना ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आप लोग भी जो है लोगों को जॉब के साथ साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने जो है काम की बहुत जिम्मेदारी दी है, तो उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और रोजगार के लिए लोगों को लगा रहे हैं। और किसी के घर में मेरा ऐसा मानना है कि अपने कारण 4 पैसे की इनकम